हे गाइस, आपका नॉलेज मैनेजमेंट क्लासेस में वेलकम है। आज हम यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं नॉलेज मैनेजमेंट का। तो आई होप सबको पता लग गया होगा कि नॉलेज क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। हमने इसका जो बेसिक था यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में कर लिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू नो व्हाट यू नीड टू डू। सो इफ यू रियली लाइक द कंटेंट यू कैन शेयर एंड कमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉलेज क्रिएशन एज अ टूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी इस वीडियो में एक नई अप्रोच अडॉप्ट करने की। तो इफ यू लाइक दिस अप्रोच तो मुझे बता देना, तो बाकी वीडियोस में भी हम ये अप्रोच ले आएंगे। ठीक है, नॉलेज क्रिएशन एज अ टूल ऑफ एक्सीलेंस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो हम पहले ओवरव्यू लिया करेंगे टॉपिक का, फिर डेप्थ में जाया करेंगे। ये हमारी नई अप्रोच है कि नॉलेज क्रिएशन हमारा टूल है एक्सीलेंस का। सो नॉलेज क्रिएशन से क्या होता है, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगी, एक्सीलेंस आएगी। मतलब वो एक्सेल करेगी, मतलब ज्यादा सक्सीड करेगी। सो आप इसमें कुछ वेज लिख सकते हो, क्योंकि जब नॉलेज क्रिएशन होगी तब इनोवेशन आएगी, लर्निंग बढ़ेगी, कोलैबोरेशन बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ नॉलेज क्रिएशन से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा। सो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नॉलेज क्रिएशन एज अ टूल ऑफ एक्सीलेंस। ओवरव्यू मिल गया सबको फर्स्ट टॉपिक का, क्लियर हो गया। हम इतना सही पढ़ने वाले हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में। चलो अब डिटेल में करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। देखो, जब नॉलेज क्रिएशन होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगी। अब एक्सेल करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, क्योंकि जब नॉलेज क्रिएशन होगा उस केस में क्या होएगा, इनोवेशन आएगा। इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज आएंगे, इंसाइट्स आएंगे, इंप्लॉयज अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज मिलेगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट होएगा। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, नई सर्विसेज आएंगी, नई प्रोसेसेस आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगी। क्लियर। सेकंड है हमारा लर्निंग। तो लर्निंग, जब नॉलेज क्रिएशन होगा तो ऑब्वियसली ऐसा कल्चर या ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे सब लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे आइडियाज, और लर्निंग कल्चर बन जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, सब लोग मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेट मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। सो नॉलेज शेयरिंग होगी और ब्रेक डाउन होएगा सिलोस का। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और कॉपरेशन भी बढ़ेगी, और साथ में ही बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि रिच और डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। जब सब कुछ मिल जाएगा तो इफेक्टिवली डिसीजंस बनेंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉलेज क्रिएशन है, दैट इज अ की ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पे लर्निंग होती है, इनोवेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, और ऐसा कल्चर बन जाता है जिससे कंटिन्यूअस शेयरिंग और लर्निंग होती है। और जहां पे ये सब कुछ होगा वहां पे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होएगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस होएगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। तो फर्स्ट टॉपिक सबका क्लियर हो गया, नॉलेज क्रिएशन और टूल ऑफ एक्सीलेंस। इसमें आप जितना भी आपने अभी तक कंटेंट पढ़ा है वो सारा आप भर भर के डाल सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। अब थर्ड यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला क्वेश्चन बनता है जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, दैट इज टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये हमने इसको फर्स्ट यूनिट में भी कवर करा था, बट ये यूनिट 3 में ज्यादा डेप्थ में है, तो हम इसको टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज को दोबारा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टेसिट नॉलेज क्या होता है और एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, देन वी विल नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है हम इनके डिफरेंसेस जानेंगे और इन दोनों का मीनिंग जानेंगे। सो दैट इज अबाउट आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। आपको अगर पिछले यूनिट्स में याद होगा तो मैंने वहां पे आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ नॉलेज बताए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे बता सकते हो, ताकि आपके रिवाइज हो जाए आपके 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो देखो, बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज जो नॉलेज मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, टेसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक बार पहले ना अंदर डेप्थ में जाने से पहले ओवरव्यू ले लो, टेसिट और एक्सप्लिसिट का फर्क क्या होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो आप इजिली मतलब बुक्स वगैरह में स्टोर कर सकते हो, इजीली कोडिफाई करके रख सकते हो। तो इजीली कोडिफाई हो जाता है और बुक्स वगैरह में आप स्टोर कर सकते हो। मतलब एक लगाओ पढ़ा पढ़ाया ज्ञान वाली चीजें होंगी ना, वो हमारी होगी एक्सप्लिसिट नॉलेज, तो स्ट्रक्चर्ड वाली होती है। टेस्टेड वाली नॉलेज क्या होती है, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, मतलब जब आप करते हो ना आपको एक्चुअल में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो जो टेस्टेड वाली नॉलेज है दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आपको सीख सीख के ही आती है। मतलब आप अब आपने आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, फॉर एग्जांपल आप आरबीआई ग्रिड बी की तैयारी करो, तो जो चीजें आप पर्सनली सीखोगे ना वो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। वो आपको सिलेबस जरूर सिखा देंगे, बट जो एक्चुअल एग्जाम को क्रैक करना है वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से, फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आपको डिफिकल्ट होएगा बताना, कुछ चीजें होंगी जो एक्सप्लिसिट वाली होंगी, कुछ टेस्टेड वाली होंगी जो आपको खुद ही
आपके नेचर में वो चीजें इनबिल्ट बनेगी। सो थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू पर्सनल इंस्टीट्यूशन या गट से आएंगे, जैसे जीके कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये सब चीजें। सो ये एक्सप्लिसिट और टेसिट नॉलेज होती है। अगर आपके माइंड में और कोई अच्छे से पॉइंटर्स आ रहे हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज के और टेसिट नॉलेज के, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हो। तो अभी क्या है, टेसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम नेचर की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, टेसिट वाली क्या होती है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। सो इसको क्वांटिफाई करना या बताना किसी को डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है, आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो और इजीली कोडिफाई कर सकते हो। अब हर एक बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो जो टेसिट नॉलेज है दैट इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, और वो इंडिविजुअल की खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, इंट्यूशन से, स्किल बेस्ड होती है। और ऑन द अदर हैंड जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है आपको इजीली डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सो इस वजह से आप, ये ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल होती है, तो आप इजीली बता सकते हो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या डॉक्यूमेंट्स या कोई और मीडिया से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे तो एक्सप्लिसिट वालों को ट्रांसफर करना या किसी के साथ शेयर करना क्या होएगा, ईजी होएगा। और टेसिट नॉलेज को किसी को ट्रांसफर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो आपकी खुद का सब्जेक्टिव होगा। तो अब जब बता ही नहीं पा रहे तो ट्रांसफर कैसे करोगे, तो ट्रांसफर में भी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है टेसिट नॉलेज की। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी स्किल्स देखी होंगी, किसी बंदे को कढ़ाई करना आता है या कुछ करना आता है, थोड़ा बहुत बता देगा, पर जब तक वो बंदा खुद नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। कोई भी ऐसी चीज लगा लो जो स्किल बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग हो गया या कोई भी स्किल जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, कोडिंग हो गया या कुछ भी ऐसी चीज, तो वो बता नहीं सकते जब तक आप नहीं करोगे। और एक्सप्लिसिट चीजें क्या हैं, जो मैनुअल्स में लिखी जाती हैं, जो प्रोसीजर है, डाटाबेस है, या कोई अदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप इजीली शेयर कर सकते हो और बता सकते हो। सो नॉलेज मैनेजमेंट में ये रिकॉग्नाइज करना टेसिट नॉलेज का और एक्सप्लिसिट नॉलेज का डिफरेंस, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग का एनवायरनमेंट बन सके और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ सके, इनोवेशन आ सके। सो एक बार दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं टेसिट नॉलेज का और एक्सप्लिसिट नॉलेज का। सो पहले एक्सप्लिसिट वाली देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, जो इजीली एक्सेसिबल है, आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हो, और आर्टिकुलेट अनचैलेंजिंग होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। इजीली आप कोडिफाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो डॉक्यूमेंट करना, कोडिफाई करना इजी है, क्योंकि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड जो टेसिट नॉलेज है, ये रिजल्ट है पर्सनल एक्सपीरियंस का, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का, तो कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, और इसमें बहुत सारी पर्सनल इंट्यूशंस या इंसाइट्स होती हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और एक इस टाइप की होती है, पर्सनल टाइप की होती है। इसको लर्न नहीं करना आपको, जब मतलब क्लियर है आप अपने आप हेडिंग्स बनाना और देन उसका मीनिंग लिख के आना। तो एग्जाम में आप क्या करोगे, 3 कॉलम्स बना के आओगे। पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस, तो बेसिस के आप पॉइंट्स बना सकते हो। देन आप लिखोगे एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड देन आप लिखोगे टेसिट नॉलेज। तो ये बेसिस का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं। तो अगर आप बेसिस का कॉलम बना के आओगे यू विल गेट बेटर मार्क्स रेदर देन आप अगर ऐसे सिंपली बनाए होगे। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो आर्टिकुलेशन, इसमें लिख सकते हो बेसिस ऑफ डिफरेंस, कोडिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, आप ऐसे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आ सकते हो। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस। अभी क्या क्या मॉडल्स हैं नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस की। यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है। जब हम नॉलेज क्रिएट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी मॉडल्स एसोसिएटेड है, वो हम मॉडल्स जानेंगे। सो द नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस, अभी हमें मॉडल्स जानने हैं नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस के, राइट। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉलेज क्रिएशन होता ही क्या है। ठीक है। तो नॉलेज क्रिएशन क्या है, नॉलेज क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जनरेट कर रहे हो और शेयर कर रहे हो नई नॉलेज बहुत सारी एक्टिविटीज कर। अब जैसे आपके पास नॉलेज है, उसको आप जनरेट या शेयर कैसे करोगे, ऑब्वियसली आप रिसर्च करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, लोगों के साथ कोलैबोरेट करोगे, इनोवेशन करोगे। सो ये सारी चीजों से क्या होगी, आपकी जो इनोवेशन है वो जनरेट भी होगी, साथ के साथ उसकी डिसेमिनेशन भी होगी। ठीक है। तो मेन मॉडल्स क्या हैं, हर एक मॉडल ना अलग अलग है अपनी अपनी अप्रोच में। सो वेरियस मॉडल्स क्या है नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस के, एक बार ये देख लेते हैं। 3 कॉमन मॉडल्स कौन कौन से हैं। एक तो है ये NNT मॉडल, आप ऐसे लर्न कर लो NNT मॉडल, या फिर इसको लिख लो SECI मॉडल। इतना डिफिकल्ट नेम लर्न करने मुश्किल हो जाते हैं, या फिर आप सिर्फ ये वाला नाम ही लर्न कर लो, ये आपकी चॉइस है। SECI मॉडल। सेकंड है हमारा टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज मॉडल।
उसके बाद और भी स्पाइरल मॉडल है, नॉलेज स्पाइरल मॉडल्स, तो आप ये लर्न कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मॉडल्स, साइकिल्स ये सारे मेंशन करे हुए हैं। अगर आप चाहो इनके नाम याद कर सकते हो या फिर फ्लैट इस क्वेश्चन को स्किप करके जा सकते हो। इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर हमें थ्योरीज लर्न होती है ना, तो हम अटेम्प्ट करते हैं तो इंप्रेसिव राइटिंग बढ़ती है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये वाला मॉडल तो आप हमेशा लर्न करके ही जाओगे, SECI मॉडल, ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। और इस मॉडल को आप कहीं पे भी लिख के आ सकते हो किसी भी आंसर राइटिंग में ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। नोनाका एंड टकेशी मॉडल है, कौन सा, नोनाका एंड टकेशी मॉडल या फिर NNT मॉडल। इसको सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने सबसे टॉप पे इसको मेंशन करा था। और आप किसी भी आंसर राइटिंग में जिसमें आपका आंसर शॉर्ट पड़ रहा है, आप ये मॉडल एक्सप्लेन करके आओगे किसी ना किसी आंसर में, सबकी बुकलेट पे ये वाला यूज होना ही चाहिए मॉडल, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। SECI का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। SECI का मतलब है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरनलाइजेशन। सबसे पहले वीडियो देखते देखते मेरे साथ ये चारों नाम याद करो, सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरनलाइजेशन, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इस साइड और इस साइड टेसिड लिखना है और इस साइड और इस साइड एक्सप्लिसिट लिखना है। ये डायग्राम अपने आप रट लो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। SECI मॉडल है, SECI मॉडल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पे आएगा सोशलाइजेशन, सेकंड पे इधर आएगा एक्सटर्नलाइजेशन, 3 पे इधर आएगा कॉम्बिनेशन, 4th पे इधर आएगा इंटरनलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे हम टेसिड लिखेंगे इस साइड पे और यहाँ पे दोनों साइड पे हम लिखेंगे एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो जो सोशलाइजेशन है उसमें दोनों टेसिड होते हैं, एक्सटर्नलाइजेशन में दोनों, एक टेसिड होती है एक एक्सप्लिसिट होती है। ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो सोशलाइजेशन में क्या होता है, टेसिड टू टेसिड होती है, दैट इज इनडायरेक्ट वे है। उसके बाद एक्सटर्नलाइजेशन में क्या होता है, टेसिड टू एक्सप्लिसिट होती है, सो इनडायरेक्ट टू हम डायरेक्ट वे जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन में एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट होती है, इसलिए डायरेक्ट वे है। और इंटरनलाइजेशन में एक्सप्लिसिट टू टेसिड है, इंटरनलाइजेशन में एक्सप्लिसिट टू टेसिड है, इसलिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वे है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि आप इसको कहीं पे भी अटेम्प्ट करके आ सको। इसको बाकी मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ SECI मॉडल को। तो अगर आपको मॉडल्स आ जाते हैं तो जो मैंने 3 बताए, सबसे पहले आप SECI मॉडल लिख के आओगे, उसके बाद पोनेल्स टेसिड एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज मॉडल लिखोगे, देन स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अटेम्प्ट करने में ईजी हो। सो इसमें क्या है, जो नोनाका एंड टकेशी मॉडल है, इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि जो नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस साइकिल में चलता है, ठीक है। जो वो साइकिल है उसके 4 स्टेजेस हैं। वो 4 स्टेजेस को लर्न करने की शॉर्ट फॉर्म है SECI। S क्या है, सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो नॉलेज क्रिएशन की 4 स्टेजेस हैं, 4 कंटिन्यूस स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस का नाम है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो इसमें क्या है, जो सोशलाइजेशन कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू होती है। एक्सटर्नलाइजेशन में क्या हो जाता है कि वो टेसिड नॉलेज इनटू एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाती है, देन कंबाइन होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज इनटू अ न्यू नॉलेज, देन इंटरनलाइजेशन में वो न्यू नॉलेज इनटू द टेसिड नॉलेज, सो थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपको बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो जो सिंपल डायग्राम मैंने बोली है उस डायग्राम को लर्न करके जाना है और उस डायग्राम को एज इट इज एक्सप्लेन करके जाना है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, पुलानिस टेसिड एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज मॉडल क्या कहता है, ये पुलानी ने डिस्कवर करा था और इसमें इसने क्लियर डिफरेंस बताया है कि टेसिड नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मैंने आपको अभी जस्ट पहले, इससे पहले जो टॉपिक करा था ये क्लियर करवा दिया है। सो टेसिड नॉलेज क्या होता है, दैट इज डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, क्योंकि आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आते हैं, सो दैट इज टेसिड नॉलेज। और ऑन द अदर हैंड एक्सप्लिसिट क्या होती है, जो आप इजिली आर्टिकुलेट कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो। सो नॉलेज क्रिएशन में उन्होंने क्या बोला कि डायनामिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो टेसिड नॉलेज से क्या होता है, नई एक्सप्लिसिट नॉलेज आती है एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज जब एक्सपैंड होती है तो रीडिफाइन करती है टेसिड नॉलेज को। सो ये मेन कंसेप्ट था पोलानिस टेसिड एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज का। यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, बट मेन जो ये SECI मॉडल है इसको तो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है, नो एक्सेप्शंस, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल मॉडल। तो इन्होंने स्पाइरल ही बताया था, सिमिलर टू द SECI मॉडल। हाउएवर इसमें क्या था, इन्होंने थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई कर दिया था, इवॉल्विंग कर दिया था और स्पाइरल लाइक बना दिया था कि स्पाइरल ऑफ लर्निंग एंड इनोवेशन होगा।
यू कैन, ठीक है। अब अगर आपको फिर भी, वैसे तो ट्राई करना कि आप ये मॉडल्स अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि आपको एक ही मॉडल अच्छे से आता है SCCI, बट अगर मजबूरी में करना पड़ गया तो यू कैन लर्न सम नेम्स एंड सम डिस्क्रिप्शंस। जैसे यहाँ पे मेंशन है जैक मॉडल, BNW मॉडल, BIIG मॉडल, मैकलॉरी मॉडल। तो इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। इसमें से BNW मॉडल सबसे ज्यादा ईजी है कंपैरेटिवली। गेट, यूज, लर्न, कॉन्ट्रीब्यूट, असेस। गेट, यूज, लर्न, कॉन्ट्रीब्यूट, असेस, ठीक है, ये लर्न कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई और लर्न करना तो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न कर लो इफ यू वांट टू। इफ यू वांट स्किप यू कैन स्किप, ठीक है। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड मॉडल भी है। तो ये भी ऐसी मॉडल है कि हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नॉलेज को कैप्चर एंड क्रिएट करते हैं, जब देन नॉलेज की शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन होती है, जब नॉलेज की एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन होती है। तो एस होता है, देन कंसेप्चुलाइजेशन होती है, देन अपडेशन होती है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो थोड़ी क्रिटिकल हैं, लास्ट मिनट पे लर्न करना मुश्किल है। अगर किसी की क्रामिंग अच्छी है यू कैन लर्न दैम, क्योंकि इसमें एज सच कुछ इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला यूजफुल नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एनेबलिंग कंडीशंस। देखो आपको नाम से ही समझ आना चाहिए कि क्रिटिकल कंडीशंस मतलब ऐसे सबसे जरूरी फैक्टर्स जिनका होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी गोल है या जो हमारा आउटकम है हम उसे अचीव कर पाए। सो क्रिटिकल एनेबलिंग कंडीशंस का बेसिक मतलब ये होता है कि ऑल द नेसेसरी फैक्टर्स दैट मस्ट बी इन प्लेस इन ऑर्डर फॉर सर्टेन आउटकम और गोल टू बी अचीव्ड। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की या किसी भी काम की बात करेंगे, किसी भी काम की सक्सेस की बात करेंगे, तो कुछ कंडीशंस हैं जो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल है, वरना वो सारी चीजें क्या है, फेल है। तो क्रिटिकल एनेबलिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक तो फंडिंग, दूसरी लीडरशिप, थर्ड वन इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, उसके बाद स्किल्ड स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको समझ आ गया ना कि ऐसी कंडीशंस जिनका इन प्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा गोल अचीव हो पाए। तो अभी हम एक एक करके सारी क्रिटिकल कंडीशंस को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन है फंडिंग। देखो अगर फंड ही नहीं होगा तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी इनिशिएटिव काम ही नहीं आएगा। तो हमारी अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही सफिशिएंट नहीं है तो हम स्टाफ को कहाँ से लाएंगे, सामान कहाँ से खरीदेंगे, हमारे खर्चे ही नहीं मीट कर पाएंगे, तो सक्सेस होने की बात तो रह ही गई। सेकेंड इज लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर का होना जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर लीडर इफेक्टिव होगा तभी वो सबको इंस्पायर करके रखेगा और सारे के सारे टीम मेंबर्स मोटिवेटेड होकर जो गोल है उसके अचीवमेंट के टूवर्ड्स काम करेंगे। थर्ड वन इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एंगेज होना बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स एक्टिव होंगे तो ही वो प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और तभी सब कुछ हो पाएगा। और उसके बाद स्टाफ का स्किल्ड होना, क्योंकि अगर जो हमारा स्टाफ है जिनसे हमें काम करवाना है, जिनसे हमें प्रोजेक्ट रन करवाना है, अगर वही नॉलेजेबल और स्किल्ड होगा तभी गोल्स मिल पाएंगे, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स को एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपर्टीज आएगी, तभी वो जो वर्क करेंगे वो हाई क्वालिटी होगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी भी हमारी रिसोर्सेज आ गई, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, वो सभी अप टू डेट होनी चाहिए और टाइम और एरा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल या क्रिटिकल एनेबलिंग कंडीशंस हैं, मतलब नेसेसरी फैक्टर्स हैं जिनका इन प्लेस होना जरूरी है। पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट के हित में हो, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो जिससे हेल्प हो और प्रमोट हो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऐसा प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए जिससे हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं और टाइमली हम चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें कभी भी रिक्वायर्ड है। इस वे से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहेगी और जो हमारा इनिशिएटिव है या प्रोजेक्ट है उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। सो आई होप आपको ये छोटा सा इजी टॉपिक आ जाएगा क्रिटिकल एनेबलिंग कंडीशंस का। तो आप इसका मीनिंग समझा के आ सकते हो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो और इन एग्जाम्पल्स को ही डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपने आंसर को लेंथी बनाने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज। ये बहुत इजी टॉपिक्स अभी रह गए हैं इस यूनिट में से, जल्दी से इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस लिवरेजिंग नॉलेज। क्रॉस लिवरेजिंग नॉलेज का नाम आपको पढ़ के समझ आना चाहिए। मतलब क्रॉस लिवरेजिंग नॉलेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो हम क्रॉस कर रहे हैं नॉलेज,
ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और डोमेन्स टू क्रिएट न्यू इनसाइट्स और सॉल्यूशंस। नए नए सॉल्यूशंस पाने के लिए हम जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके एरिया की एक्सपर्टीज या नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं, तो हम सिमिलर कनेक्शंस या सिमिलर चीजें फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज में, और उन दोनों को एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट करके कोशिश करते हैं, क्रॉस लीवरेज करके कोशिश करते हैं, ताकि हम उनको इंटरग्रेट करके जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी सॉल्व कर सकें और एक अच्छी अप्रोच बना सकें कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी दी हुई है कि क्रॉस लिवरेजिंग नॉलेज इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जहां पे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और आपको मल्टी डिसिप्लिन्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। सो आजकल हमें मल्टी डिसिप्लिन्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है ताकि हम क्रॉस लिवरेजिंग नॉलेज कर सकें, जिससे हम मल्टी डिसिप्लिन्स का फायदा उठा के हमारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकें। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनानी है तो हमें इंजीनियरिंग की भी नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी की भी नॉलेज चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स जिनको हम इंटरलिंक करके या क्रॉस लेवरेज करके पढ़ेंगे, ताकि हम बिल्डअप कर सकें इन सब्जेक्ट्स की स्ट्रेंथ्स पर। ठीक है, अब जब भी हम वर्क करते हैं, वर्किंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ क्रॉस लेवरिंग नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है क्रॉस लेवरिंग नॉलेज। तो जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्रॉस लेवरिंग नॉलेज का, आप सबसे पहले इसका मीनिंग समझा दोगे, देन आप उसकी क्या कहते हैं एग्जाम्पल बता दोगे। कितना क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बताओगे, मीनिंग बताओगे, देन आप उसको बताओगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अभी जो ये 3 क्रॉस लेवरिंग नॉलेज के पार्ट्स हैं, जो वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ क्रॉस लेवरेजिंग के हैं, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। देखो, जब भी हम क्रॉस लेवरेजिंग करेंगे, मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन्स को यूज करेंगे और उनकी नॉलेज की स्ट्रेंथ्स यूज करेंगे बेटर चीज बनाने में, तो 3 चीजें हैं। एक तो नेटवर्क नॉलेज इकोनॉमी है, मतलब प्रॉपर इकोनॉमी नॉलेज की। सेकेंड इज अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड वन is knowledge toolkits. So the working and functioning of cross leveraging knowledge is divided into 3 parts: the network knowledge economy, identifying unbound opportunities and knowledge toolkits. तो बस इतना आपको याद रखना है। लेवरेजिंग क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज अगर आ जाता है, आप इसका मीनिंग समझाना, एग्जाम्पल लिख देना सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, देन 3 पार्ट्स लिख देना, इकोनॉमी, अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, एंड देन टूल किट्स को यूज करना। उसके बाद लास्ट टॉपिक आप इसमें समझा सकते हो कि जो क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज है उसका क्या पर्पस है, मतलब आप क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज क्यों करते हो, क्या क्या पर्पस है उसको यूज करने का। एंड लास्ट में आप 2 अप्रोचेस थोड़ी सा मेंशन कर देना कि क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज की, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज मैनेजमेंट की क्या क्या अप्रोचेस हैं, हल्का सा ये लिख देना। सो क्रॉस लेवरेजिंग नॉलेज में मीनिंग आएगा, एग्जाम्पल आएगा, 3 पार्ट्स आएंगे, देन आप उसका पर्पस लिखोगे, एंड देन इन द एंड 2 अप्रोचेस लिख के आओगे। ये सबके आंसर शीट में होने चाहिए सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये 3 पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले है द नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क, सेकेंड वन है आइडेंटिफाई अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड वन इज नॉलेज टूल किट्स। ठीक है, लर्न हो गया साथ में? आई होप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे साथ ही लर्न हो जाए। सो जब आप नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है? नेटवर्क नॉलेज इकोनॉमी मतलब आप न्यू इकोनॉमी के टुवर्ड्स शिफ्ट हो रहे हो, जहाँ पे वैल्यू इज शिफ्टिंग टू नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे सेक्टर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। नेटवर्क नॉलेज इकोनॉमी बन रही है। इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग मोर नॉलेज इंसेंटिव, स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड फंक्शंस वो बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, JW Marriott होटल कीप ट्रैक ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज सो दैट इट कैन ऑफर सुपीरियर सर्विसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हो, उस बेसिस पर कई रेस्टोरेंट्स ऐसे मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, हर एक इंडिविजुअल को उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज दे रहे हैं। वैल्यू इन टेंजिबल, उसके बाद नेटवर्क्स एंड इंटरडिपेंडेंस। तो आप ये मेंशन आउट कर सकते हो कि ऐसी इकोनॉमी जो कि पूरी नेटवर्क नॉलेज इकोनॉमी है, उनको सब कुछ पता है, प्रॉपर नॉलेज ओरिएंटेड वो काम कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड वो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाइंग अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड क्या होता है कि अगर आपको इनोवेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जितने भी मतलब अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज हम उनको डिस्कवर कर रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर रहे हो। मतलब मेन मकसद क्या है? राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सब कुछ राइट होना चाहिए, राइट प्लेस पे राइट लोग राइट जगह पे होने चाहिए। लास्ट वन इज नॉलेज टूल किट्स। इसमें क्या है? दे आर द हब दैट गैदर, डेवलप एंड अप्लाई नॉलेज फॉर द वैल्यू एडिशन एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो हायर परफॉर्मेंस के लिए हम बहुत सारे नॉलेज टूल किट्स यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स छोड़ देना। अब आप नॉलेज लेवरेजिंग कर रहे हो, मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन्स की नॉलेज यूज कर रहे हो। सो इसके क्या क्या पर्पसेस हैं या क्या क्या आप एडवांटेजेस लिख के आ सकते हो, एडवांटेजेस की हेडिंग बना के आ सकते हो। ऑब्वियसली इनोवेशन आएगी, आप आइडेंटिफाई करोगे अनबाउंड अपॉर्चुनिटीज को, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, मैनेज कर पाओगे कॉस्ट कम हो जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएंगे।
ऑब्वियसली सारा का सारा काम एफिशिएंटली होएगा, इफेक्टिवली होगा, रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो जाएंगे, लोग जल्दी लर्न करेंगे और टैलेंट भी लोगों का बाहर आएगा, इमर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हो देयर आर द 2 डिफरेंट अप्रोचेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट या फिर क्रॉस नॉलेज लिवरेजिंग। आप बोलोगे 2 अप्रोचेस हैं, एक तो है प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच और दूसरी है प्रोसेस सेंट्रिक अप्रोच। तो बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक एंड प्रोसेस सेंट्रिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लेते हैं, हालांकि आपके सिलेबस का इतना प्रॉपरली सिलेबस वाइज पार्ट नहीं है, बट अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और अगर हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है। सो ये हल्का सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स का ओवरव्यू जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो देखो, एक ना टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हमें लगता है ये दोनों सेम ही चीजें हैं, पर इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, आपस में कुछ रिलेटेड हैं पर ये दोनों डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स हैं। सो अभी हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग क्या होती है और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स एंड अप्लाइज न्यू नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, लर्न कर रही है, नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रही है। दिस कैन इन्वॉल्व फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल एज इनफॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कर रही है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को एनहांस कर सके और जो भी उनके गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर पाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग तो हमें समझ आ गया, अब हम जानेंगे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का ना आप एक वर्ड याद रखना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन सीख रही है, ऑर्गेनाइजेशन लर्न कर रही है। ऑन द अदर हैंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा कल्चर है कि हमें कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहना है। तो इसमें मेन टर्म हमारी क्या आ जाती है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। सो इसमें क्या है, एम्प्लॉयज खुद ही इंकरेज होते हैं कि हमें मिलकर काम करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है। ये सिर्फ फॉर्मल चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होते, हर एक चीज में सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या है, इन्हें सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में बेटर क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका मेन टारगेट क्या है, हमें कंटिन्यूसली क्या करते रहना है, लर्न करते रहना है। सो हम समरी में ये चीज बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है वो प्रोसेस है, और ऑन द अदर हैंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है जिसमें उनका मेन मकसद क्या है कि हमें तो भाई लर्न करते रहना है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का मतलब है कि हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे देन अप्लाई करेंगे, बट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट ही बन जाता है कि हमें कंटिन्यूस लर्न करते रहना है और साथ में ही हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, आप एक बार ये डायग्राम भी देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, डिस्क्रिप्टिव चीज है, ये मेनली थ्योरी भी फोकस करते हैं, नेचुरली आ जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सीखती हैं, तो ज्यादातर इसमें फॉर्मल वे में सीखती हैं, एकेडमिक्स पे टारगेट ग्रुप बेस्ड होते हैं, और इनका जो लर्निंग परफॉर्मेंस रिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि कई बार देखो अगर हम किसी को धक्के से लर्न करवाने की कोशिश करेंगे वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, तो जो लर्निंग परफॉर्मेंस रिलेशन है वो नेगेटिव आ जाएगा। ये लर्न नहीं करना, एक बार एक कंसेप्ट है कि अगर इनकेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ना हो कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तो आप समझ पाओ, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार इसका ओवरव्यू ले लो। उसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, नॉर्मेटिव है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आता है, और ये इसका रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हुआ? अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे नॉलेज मैनेजमेंट का। सो इसके ना 5 लर्निंग प्रिंसिपल हैं जो पीटर सेंच ने दिए हैं, तो एक बार इनको देख लो। अगर किसी को लर्न करना है बाय चॉइस यू कैन लर्न, और अदरवाइज यू कैन स्किप देम। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं आने वाले वैसे प्रिंसिपल्स, बट एक बार ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो पीटर सेंच ने दिए हैं। सिस्टम्स थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल्स, शेयर्ड विजन एंड टीम लर्निंग। तो आप ये लर्न कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट रिक्वायर्ड इतना नहीं है। नेक्स्ट हमारे एक लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। क्या है नॉलेज इकोनॉमी? पहले देखो, पहले कल्चर होता था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का, देन हम और वास्ट हुए, देन हम पहुंचे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे, आजकल क्या आता है उसके बाद चला सर्विस इकोनॉमी। पर इन सब से भी बढ़कर जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, अब नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है? अ नॉलेज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच नॉलेज, ideas, intellectual properties are the main drivers of economic growth and development। किसी भी कंट्री का सबसे मेन मकसद क्या है कि उन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है।
तो नॉलेज इकोनॉमी कौन सी होगी? जिसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेन ड्राइवर है, मेन चीज है, वो है नॉलेज। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, सब कुछ, ये सब के मेन फैक्टर्स क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो उसी वजह से सब चीजें हो रही हैं। अब की ड्राइवर्स क्या होंगे हमारे नॉलेज इकोनॉमी के? ह्यूमन कैपिटल, आईसीटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप ये सारी चीजें देखोगे ना, इसमें क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्टीज है। सो नॉलेज इकोनॉमी में मेन ड्राइवर्स क्या है? हमारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है एंड एक्सपर्टीज है। ये टॉपिक्स मैंने जस्ट इसलिए बताया कि कई बार आ जाता है, तो यू कैन एक्सप्लेन कि आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। एंड इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई और डाउट्स हैं इसी यूनिट 3 में, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे डाल देना, उनको मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द पार्ट 4 वेरी सून, या फिर आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट, उसमें अपडेट हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 4 भी बहुत जल्दी।